Hello students, I hope you all are enjoying my video. Today we are going to discuss a new chapter, the making of nationalism in Europe. Means how the idea of nationalism used by the people of Europe. So let's start the topic. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know today them. मीन्स टू से आज के दिनों में हम जिन्हें नेशन स्टेट के नाम से जानते हैं, हम जिन्हें कंट्रीज़ के नाम से जानते थे, 19th सेंचुरी पहले ऐसा नहीं हुआ करते थे. कहाँ? यूरोप में. व्हाट वी नो टुडे, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वी आर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स. ये कह रहे कि जिन्हें हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं वो किंगडम्स में डिवाइड थे, डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड थे. हुज रूलर हैड देयर autonomous territories. Eastern and Central Europe were under the autocratic monarchies. ये कह रहा है कि whose rulers of autonomous territories, उनके जो रूलर्स हुआ करते थे उनकी क्या हुआ करती थी? फ्री टेरिटरी हुआ करती थी. ईस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करता था. within the territories of which live diverse people, और उन टेरिटरीज में, उन किंगडम्स में डाइवर्स पीपल रहते थे. मीन्स डिफरेंट टाइप्स के लोग रहा करते थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी. उनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी. आर ए कॉमन कल्चर, और उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं था. मतलब वो उनकी आइडेंटिटी भी डिफरेंट थी. वो अपने कास्ट के थ्रू पहचाने जाते थे और उनका कल्चर भी क्या हुआ करता था? डिफरेंट हुआ करता था. ऑफ्टन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और लोग भी जो थे वो क्या करते थे? डिफरेंट लैंग्वेज को यूज किया करते थे. एंड बिलोंग टू द डिफरेंट एथिक मीन्स कास्ट, और ये लोग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे. द हैम्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. कह रहे कि हैम्सबर्ग एम्पायर जिसका शासन कहाँ था? ऑस्ट्रिया और हंगरी पे था. फॉर एग्जाम्पल वाज पैच वर्क ऑफ द मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपुल्स. कह रहे कि हैम्सबर्ग एम्पायर जिसका रूल ऑस्ट्रिया और हंगरी पे था वो क्या है? वो एग्जाम्पल है कि वहाँ डिफरेंट रीजन हुआ करते थे और उन डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट पीपल हुआ करते थे. इट इंक्लूड एल्पाइन रीजन. कह रहे हैं हैम्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में कौन सा रीजन था? एल्पाइन रीजन था. टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटलैंड एज वेल. बोहेमिया इंक्लूडेड द एंड द टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड एज वेल बोहेमिया वेयर द ऑटोक्रेसी वाज प्रोमिनेंटेड. जर्मनी स्पीकिंग, वहाँ के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मनी भाषा का यूज किया करते थे. इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन. कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ जर्मन बोलते थे और कुछ लोग क्या बोलते थे? कुछ लोग इटालियन भाषा का इस्तेमाल करते थे. लोम्बार्डी एंड वियता हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर स्पोक मग्यार इज ए लैंग्वेज. वो कुछ लोग ऐसे थे जो मग्यार भाषा को यूज किया करते थे. वाइल द अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डिगलेक्ट. और हाफ जो पीपल थे, डिगलेक्ट मीन्स लोकल लैंग्वेज. आधे जो लोग थे वो क्या किया करते थे? डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया करते थे. इन गैलिशिया अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश. और वहाँ के जो अरिस्टोक्रेसी थी, अरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी मीन्स रिच पीपुल आर रूलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर लार्ज लैंड ऑनर्स. जो अमीर लोग हुआ करते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे. Beside these three dominant groups, there also live within the boundaries of the empire a mass subject to peasant people. कह रहे अरिस्टोक्रेसी के अलावा पिसेंट्री भी हुआ करते थे. मीन्स टू से अरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी. अरिस्टोक्रेसी लोग क्या बोला करते थे? पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे. उसके अलावा क्या रहते थे? पिसेंट्री, किसान भी हुआ करते थे. बोहेमियंस, स्लोवाक्स एंड नॉर्थ स्लोवेनियस इन Carniola, Carots and the south, and Romans to the east, Trylvania. Such of the different did not easy to prevent the sense of political unity. The only beginning of this diverse group was the common elicited the emperor. ये कह रहे कि डिफरेंट काइंड के डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों को होते हुए यूनाइट करना पॉसिबल नहीं था. केवल एक ही चीज़ थी जो उनके अंदर कॉमन थी. क्या? रूलर, किंग.
राजा ही एक ऐसा था जो सबका सेम था, नहीं तो सबकी लैंग्वेज, सबके कल्चर और सबके कास्ट क्या हुआ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट हुआ करते थे। हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, ये कह रहे कि इतनी विभिन्नताएं होने की वजह से, इतने डिफरेंसेस होने की वजह से ये नेशनलिज्म का आइडिया आसान नहीं था। फिर यहाँ पे यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया कैसे स्प्रेड हुआ, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी मीन्स हाई क्लास पीपुल, यू कैन आल्सो से रूलिंग पीपुल, हिंदी में बोलते हैं कुलीन, अमीर। ये कह रहे कि दो प्रकार के लोग हुआ करते थे। कहाँ पे? यूरोप में। 19वीं सेंचुरी के पहले यूरोप में दो प्रकार के लोग हुआ करते थे, एक को बोलते थे अरिस्टोक्रेसी और दूसरे को बोलते थे पीसेंट्री। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट मीन्स रूलिंग। कह रहा अरिस्टोक्रेसी जो था यूरोप में वो रूलिंग क्लास था, मतलब ये अमीर लोग थे और ये क्या क्या करते थे, रूल किया करते थे। ऑन द कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट पे अरिस्टोक्रेसी का रूल हुआ करता था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वे आर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे टू लाइफ दैट कट्स अक्रॉस द रीजन डिवीजन। ये कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहने वाले जो अरिस्टोक्रेसी थे, जो रिच पीपुल्स थे, दे आर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे, एक कॉमन तरीके से यूनाइट रहते थे। जो अमीर लोग थे या जो रूलिंग क्लास था या जो हाई कास्ट के लोग थे, वो एक कॉमन तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। दे ओन्ड स्टेट्स, स्टेट मीन्स लार्ज पीस ऑफ लैंड। तो क्या करते थे, वो बड़े बड़े जमीन के मालिक हुआ करते थे। इन कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया ऑफ कंट्री। ये कह रहे कि वो कंट्री साइड में बड़े बड़े लैंड के ऑनर्स हुआ करते थे। एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस, और टाउन हाउसेस में भी उनका डोमिनेंस होता था, मतलब वहां भी उनका ही कंट्रोल हुआ करता था। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस टू डिप्लोमेसी, और वो जो एरिस्टोक्रेसी कम्युनिटी के लोग थे, मतलब जो अमीर लोग थे, वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। किसके लिए? डिप्लोमेसी के लिए। डिप्लोमेसी मीन्स क्या होता है? स्किल ऑफ डीलिंग, हिंदी में बोलते हैं व्यवहार कुशलता। मतलब अपने हाई कास्ट को दिखाने के लिए वो फ्रेंच, अपने आप को डिफरेंस दिखाने के लिए वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। देयर फैमिली वेयर ऑफ्टन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, और अरिस्टो के जो रिच पीपल हुआ करते थे या रूलिंग क्लास हुआ करते थे या हाई क्लास हुआ करते थे, वो हाई सेम कम्युनिटी के साथ, मीन्स रिच पीपुल्स के साथ, रूलिंग क्लास के साथ या हाई कास्ट के साथ क्या क्या करते थे, कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, वो उन्हीं से शादी विवाह करते थे एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। Their families were, this powerful aristocracy was however numerically small group। ये कह रहा है कि ये जो अरिस्टोक्रेसी थी, ये जो रिच पीपुल थे, उनकी नंबर, अगर नंबरों में उनकी बात की जाए तो उनकी संख्या कम थी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीसेंट्री। ज्यादा लोग क्या थे? ज्यादा लोग पीसेंट्री थे। पीसेंट्री में ज्यादा लोग जो थे वो किसान हुआ करते थे। टू द वेस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट। टेनेंट मीन्स बोलता है पर्सन हु पे रेंट, जो रेंट देता है उसको बोलते हैं टेनेंट। टेनेंट मतलब आप अपनी सिंपल भाषा में समझ सकते हैं किराएदार। ये कह रहे कि कुछ पीसेंट्री हुआ करते थे और कुछ टेनेंट हुआ करते थे जो किराए के मकान में रहा करते थे। स्मॉल ऑनर्स वाइल द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप पैटर्न लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वाइज कल्टिवेटेड बाय सर्फ। सर्फ मीन्स होता है बाउंडेड लेबर। ये कह रहे कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, वहाँ पे लैंड होल्डिंग जो होता था वो कैसे आइडेंटिफाई होता था, वो एक बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, सॉरी बड़े बड़े लैंड ऑफ पीस हुआ करते थे, और उस पर खेती किसके द्वारा होती थी? सर्फ के द्वारा। SERF, सर्फ। सर्फ मीन्स होता है बाउंडेड लेबर, बधुआ मजदूरों के द्वारा, हाई क्लास के पीपल के द्वारा, अरिस्टोक्रेसी के द्वारा उन बड़े बड़े पीस ऑफ लैंड पे खेती कराई जाती थी। In western part of the Central Europe, the growth of industrial production, trade, meant of growth of town, emerged a commercial class who exist was the base on the production for the market। ये कह रहे कि वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप, कह रहे यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट था, जो सेंट्रल पार्ट था, वहाँ क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ और ट्रेड का ग्रोथ हुआ। मिंट ग्रोथ ऑफ टाउन्स,
कह रहे कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो नई नई कंपनियां सेटअप हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे नए नए शहरों का विकास हुआ। एज इमर्ज ऑफ द कमर्शियल क्लास, और वहाँ पे एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जो उस इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हुआ करता था, जिसे एग्जाम्पल कमर्शियल क्लास कहते हैं, जैसे जो कंपनियों में काम किया करते थे। हु एग्जिस्ट वॉज द बेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मार्केट, और उनका काम क्या था, प्रोडक्शन इन द मार्केट, जो भी मार्केट का प्रोडक्शन का काम करते थे वो मिडिल क्लास के लोग किया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट फ्रांस पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट अक्योर ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कह रहा है कि 18th सेंचुरी में ही, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था, लेकिन वो यूरोप आते आते 19th सेंचुरी लगा। मतलब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ पे नए नए शहरों का विकास हुआ और बहुत सारे लोग वहाँ क्या करने गए, काम करने गए। इन द वेक ऑफ ए न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू द बीइंग, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज, एक करके और एक नए सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जन्म हुआ। पहले हमने देखा कि क्या हुआ करती थी, पहले हमने देखा कि एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी, पीसेंट्री हुआ करती थी, मतलब एक अमीर लोग होते थे और एक गरीब लोग होते थे। लेकिन 19th सेंचुरी में एक नए सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जन्म हुआ जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते थे। वो कौन थे, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, वो काम करने वाले लोग थे। मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे मिडिल क्लास में, बिजनेसमैन हुआ करते थे, प्रोफेशनल हुआ करते थे या एजुकेटेड पर्सन हुआ करते थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप आर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। कह रहे 19th सेंचुरी तक ये मिडिल क्लास जो थी इसकी संख्या क्या थी, कम थी। इन द एमोंग ऑफ द एजुकेटेड, इनके बीच में क्या थे, एजुकेटेड लोग थे, लिबरल मिडिल क्लास एंड द आइडियाज ऑफ द नेशनल यूनिटी फॉलो बाय द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज गेन द पॉपुलरिटी। और ये जो मिडिल क्लास हुआ उसने क्या शुरू कर दिया, उसने लिबरलिज्म का डिमांड शुरू कर दिया। उसने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये कह रहे कि ये जो लिबरल मिडिल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हुई वो क्या चाहते थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, आइए हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये कह रहा है कि जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, ग्रो हुआ कब, 19th सेंचुरी में, कहाँ, यूरोप में। 19th सेंचुरी यूरोप में जब मिडिल क्लास इमर्ज हुआ तो वो क्या था, देयर आइडियोलॉजी इज रिलेटेड टू लिबरलिज्म। सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलिज्म। लिबरलिज्म होता क्या है। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। कह रहे कि लिबरलिज्म इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्री। लिबरलिज्म मीन्स क्या होता है, फ्री। लिबर मीन्स फ्री, एक लैटिन वर्ड है लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री। मतलब ये जो मिडिल क्लास था वो क्या चाहता था, वो फ्रीडम चाहता था। क्या चाहता था, फ्रीडम। कैसे फ्रीडम चाहता था हम आगे देखेंगे। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। उसने कहा क्या होना चाहिए, हर पर्सन को फ्रीडम मिलना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, सभी लोगों को क्या मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। पॉलिटिकली इट इम्फेसिस ऑन द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और वो कहते थे कि जो भी गवर्नमेंट होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, बाय कंसेंट। कंसेंट मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट। लिबरल कहते थे कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लोगों के एग्रीमेंट, लोगों की सहमति से होनी चाहिए। जो सरकार होनी चाहिए लोगों की सहमति से होनी चाहिए। और क्या चाहते थे, सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ये कह रहा है कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने लिबरल पीपुल्स को देखा वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। वो चाहते थे मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया जाए एंड क्लेरिकल प्रिविलेज, और जो भी प्रिविलेज मिले हुए, डिस्काउंट मिले हुए हैं उसे क्या कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। और क्या चाहते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन, वो चाहते थे कि एक संविधान हो एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और जो गवर्नमेंट वो क्या हो, पार्लियामेंट के थ्रू हो। मतलब एक पार्लियामेंट हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हो। ये किसकी आइडियोलॉजी थी, लिबरल पीपुल्स की, जिन्हें हम मिडिल क्लास के नाम से जानते थे। 19th सेंचुरी लिबरल आल्सो स्ट्रेस द इनवॉल्वेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये कह रहा कि 19th सेंचुरी में उन्होंने प्रेशर बनाया क्या, कि
प्राइवेट प्रॉपर्टी की ऑनरशिप क्या होना चाहिए, लोगों को दे देना चाहिए। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। ये कह रहा है कि वो इक्वलिटी बिफोर लॉ चाहते थे, लेकिन क्या नहीं चाहते थे, यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। कह रहे कि जो लिबरल पीपुल थे वो क्या चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे, लेकिन डिड नॉट नेसेसिटी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, लेकिन सभी लोग को इक्वल राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे। यू विल रिकॉल द रिवोल्यूशनरी फॉर्म्स विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड द गेट इलेक्टेड ग्रांट एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। हमने फ्रांस में भी देखा कि फ्रांस में जब लिबरल लोगों ने आंदोलन किया तो जब उन्हें सक्सेस मिली तो उन्होंने राइट टू वोट किसको दिया, ए पर्सन हु हैव पेड मिनिमम 3 days वीज टू द गवर्नमेंट, जो सरकार को टैक्स दिया करता था। लिबरल गवर्नमेंट जब बनी फ्रांस में तो उसने क्या किया, केवल अमीर लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। ये कह कि जो गरीब लोग थे या जो महिलाएं थी उन्हें लिबरल्स ने फ्रांस में वोट देने का अधिकार नहीं दिया। ओनली फॉर द ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड द एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। कह रहे केवल एक पीरियड था, कब, जैकोबिन क्लब का जब रूल आया था फ्रांस में, तब उस समय उन्होंने सभी मेल को राइट टू वोट दिया था, लेकिन उस समय भी महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट अप द लिमिटेड सफरेज। फिर कह रहे जब नेपोलियन का रूल आ गया फ्रांस में तो क्या हुआ, जो राइट टू वोट था उसे लिमिटेड कर दिया गया। रिड्यूस द वुमेन टू द स्टेटस माइनर। कह रहे महिलाओं का जो स्टेटस था सोसाइटी में, जो प्लेस था, वो क्या कर दिया गया, माइनर कर दिया गया, बहुत ही छोटा कर दिया गया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी फादर एंड हस्बैंड। और परिवार में किसकी अथॉरिटी हुआ करती थी, परिवार का जो मुखिया हुआ करता था या तो फादर हुआ करता था या तो हस्बैंड हुआ करता था। थ्रू आउट द 19th और अर्ली 20th century, women and non-properties men organized opposition movement demanding the equal political right। कह रहे कि 19 और अर्ली 20th century में महिलाओं ने और जो नॉन प्रॉपर्टी पीपुल थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। कह रहे कि अगर आर्थिक डिमांड को देखा जाए, लिबरल पीपुल के आर्थिक डिमांड को देखा जाए कि वो आर्थिक रूप से क्या थे। अभी तो हमने देखा कि वो राजनीतिक रूप से क्या चाहते थे, अब हम देखेंगे वो आर्थिक रूप से क्या चाहते थे। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। वो क्या चाहते थे कि जो मार्केट है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। ये कह रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा रखी है, राजा ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपुल पे, उसे क्या कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड। कह रहे कि 19th century में यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड हुआ, लोगों ने इसका डिमांड करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द 19th century इट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। कह रहे कि जब मिडिल क्लास इमर्ज हुआ तो उसने डिमांड किया क्या, कि गुड्स और कैपिटल्स का मूवमेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द जर्मनी स्पीकिंग रीजन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। कह हम एक एग्जांपल देते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century का। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपालिटी कन्फेडरेशन। कह रहे कि नेपोलियन के टाइम में बहुत सारे कन्फेडरेशन मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। आउट ऑफ 39 स्टेट, 39 राज्यों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। ईच ऑफ दीज पोसेस इट्स ओन करेंसी। और इन 39 स्टेट में डिफरेंट करेंसी हुआ करती थी। जितने अलग अलग रीजन हुआ करते थे उन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग करेंसी हुआ करते थे। बता रहे कि नेपोलियन के समय में 39 रीजन हुआ करते थे और 39 रीजन में डिफरेंट करेंसी हुआ करती थी। द वेट एंड मेजर, वेट और मेजर भी क्या हुआ करता था, अलग अलग रीजन में अलग हुआ करता था। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग in 1853 from Hamsburg to the Nuremberg sell a good would have to pass through the 11 customer barrier and pay to the custom duty one of them। ये कह रहे कि जब कोई ट्रेडर्स जो होता था वो जब 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूमरबर्ग कोई सामान बेचने जाता था तो उसे रास्ते में लगभग 11 चेक पोस्ट मिलते थे। 11 जगह पे उनसे सरकार को टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटीज वेयर ऑफ्टन लीवीज अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। कह रहे कि जो भी
ड्यूटीज मीन्स होता है टैक्स, लेवीज मीन्स होता है इम्पोज, जो भी वो टैक्स इम्पोज हुआ करते थे वो गुड्स के वेट और मेजर पे हुआ करते थे। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वाज ईले, कह रहे उसमें ईले जो था वो क्लोथ का मेजरमेंट करने का मेजर था, क्लोथ का मेजर हुआ करता था ईले, ELLE ईले, ठीक है। इन ईच रीजन स्टूड फॉर द डिफरेंट लेंथ, लेकिन ये ईले जो था, जैसे हमारे वहाँ मीटर से कपड़ा नापते हैं, वहाँ ईले से कपड़ा नापते थे, और वहाँ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जो मीटर हुआ करता था उसका मेजरमेंट अलग अलग हुआ करता था। एग्जाम्पल बता रहा है द फ्रैंकफर्ट वुड गेट योर 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ, मेंज 55.1 एंड न्यूमर्सबर्ग 65.6 सेंटीमीटर इन द फ्रेडिंग फ्रेबर्ग 53.5 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं आप कितने डिफरेंसेज है। कहीं वही सेम ईले कहीं 54.7 सेंटीमीटर का हुआ करता था और कहीं 65.6 सेंटीमीटर का हुआ करता था। सच कंडीशन वेयर व्यू द ऑब्स्ट्रैक्ट टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स ब्लॉक, ये करके यह जो कंडीशन थे वो लिबरल मानते थे। उसने क्या कर दिया है, उसने इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ को रोक दिया है बाय द न्यू कमर्शियल क्लास who argue for the creation of the unified economic territory allowing the unhindered movement of the goods। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की जो भी टेरिटरीज अलग अलग है वो क्या हो जाए, यूनिफाई हो जाए, मतलब हर जगह पे सेम करेंसी, हर जगह पे सेम मेजरमेंट का यूज किया जाए। अलाउइंग टू द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स पीपल एंड कैपिटल। इन 1834 कस्टम यूनियन जोल्वरीन वाज फॉर्म्ड, और इसमें रिफॉर्म करने के लिए लिबरल्स ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जोल्वेरिन। वाज फॉर्म टू द इनिशिएट द प्रूसिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट। उसने प्रूसिया ने जो सिस्टम शुरू किया था, जो स्टार्ट किया था, उसे मैक्सिमम कंट्रीज ने फॉलो किया। सभी लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किसके लिए, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी उसको समाप्त करने के लिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम जोल्वेरिन के नाम से जानते हैं। द ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, मैक्सिमम जो जर्मन स्टेट थे उन्होंने इस जोल्वेरिन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, इस जोल्वेरिन ने क्या किया, जो भी टैरिफ बैरियर्स थे, जो भी टैक्सेस थे, उसे रिमूव कर दिया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज ओवर 30 to 2, और जो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट करेंसी चला करते थे उसे 30 करेंसी में 28 आउट ऑफ 30, 28 जो करेंसी थी उसने क्या कर दिया, बंद करा दिया, और जोल्वेरिन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा केवल 2 करेंसी को यूज करने का परमिशन दिया गया। द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क रेलवे फर्दर सिमुलेट द मोबिलिटी, ये करे कि रेलवे का भी डेवलपमेंट हो गया था, जिससे क्या होने लगा, लोगों का मूवमेंट होना शुरू हो गया। एंड हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और लोग क्या करने लगे, हार्नेसिंग मीन्स कंट्रोल, वो इकोनॉमिक कंट्रोल मतलब इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को कंट्रोल करने लगे। टू नेशनल यूनिफिकेशन, किसके लिए, अपने राष्ट्र को यूनिफाई करने के लिए। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेथन टू द वाइड नेशनलिस्ट सेडिमेंट ग्रोइंग दैट टाइम, और इस जोल्वेरिन के वजह से और इस लिबरल पीपल्स की वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का फीलिंग्स डेवलप होने लगा। आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 एंड द रिवोल्यूशनरी। ये कंजर्वेटिव कौन थे और ये रिवोल्यूशनरी कौन थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने जो भी मित्र, दोस्त, रिलेटिव हैं उन सभी को हमारे इस चैनल का रिकमेंड करें। आई होप कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करूँगा। अगर ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो जल्द ही मैं अपने इस चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। सो आई होप you all are enjoying. Thanks.